नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग और इनके प्रमुख महत्वों के बारे में। समष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि समग्र की विवेचना करती है और व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो प्रमुख कमी रही या जो सीमा जिसको अपन मानेंगे कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता, उसको समष्टि अर्थशास्त्र किसी सीमा तक पूरा करती है। उस व्यष्टि अर्थशास्त्र की इस कमी को समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान दिया जाता है। जैसे अगर हम कोई भी नीतिगत विचार है किसी राष्ट्र की कुल बेरोजगारी, कुल आय, इसके बारे में चर्चा करने चाहते हैं तो ये हम समष्टिगत अर्थशास्त्र में ही कर पाते हैं। यदि हम बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र केनेन्सियन अर्थशास्त्र का ही दूसरा नाम है। केन्स की जो जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी किताब, उसी से समष्टि अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ था और समष्टि अर्थशास्त्र को एक व्यापक दृष्टिकोण से मान्यता मिली और समष्टि अर्थशास्त्र का इम्पोर्टेंस भी तभी लोगों को ज्ञात हुई। सबसे जो प्रमुख योगदान है समष्टि अर्थशास्त्र का, वह है सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्व। आजकल सभी देशों में वहाँ की सरकारें आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती हैं ताकि देशवासियों को अधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त हो सके, निर्धनता कम हो सके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके, सामान्य कीमतें स्थिर रह सकें और देश में बचत व विनियोग की दरों में वृद्धि हो सके। इसलिए इनसे संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और आवश्यक नीतियाँ लागू की जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि भारत में श्रम शक्ति तेजी से बढ़ती है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक समष्टिगत निर्णय किए जाने आवश्यक हो गए हैं। विकसित राष्ट्रों में प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण बेकारी उत्पन्न हो जाती है, जिसको दूर करने के लिए आवश्यक मौद्रिक व राजकोषीय नीतियाँ अपनाई जाती हैं। आर्थिक नियोजन या प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, उसमें भी समष्टि अर्थशास्त्र का विशेष योगदान है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, अतः यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। बचत व विनियोग की दरें निर्धारित की जाती हैं और इनको बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं। स्वयं आर्थिक विकास की वार्षिक दर को निर्धारित करके उसको प्राप्त करने के उपाय सुझाए जाते हैं। इस प्रकार आर्थिक नियोजन के द्वारा अनेक समग्र चल राशियों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी समष्टिगत अर्थशास्त्र आवश्यक है। एक उद्योग में मजदूरी की निर्धारण अर्थव्यवस्था में मजदूरी को सामान्य स्थिति से प्रभावित होता है। एक वस्तु की कीमत भी बहुत कुछ देशों में प्रचलित सामान्य कीमत स्तर से प्रभावित होती है। मुद्रास्फीति की परिस्थितियों में साधारणतः वस्तुओं के भाव ऊंचे हो जाते हैं और आर्थिक मंदी के वर्षों में ये नीचे हो जाते हैं। इस प्रकार स्वयं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए समष्टि अर्थव्यवस्था के प्रमुख चर इम्पॉर्टेंट है। अर्थात ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक मजबूत स्तंभ है। समग्र का ज्ञान पृथक से आवश्यक होना भी जरूरी है। समग्र राशि व्यक्तिगत इकाइयों का जोड़ मात्र नहीं होती, इसके व्यवहार को स्वतंत्र विशेषताएं भी होती हैं जिनसे परिचित होना पड़ता है। एक वन, अगर हम अपने पुराने वन वाले उदाहरण की चर्चा करें तो एक वन केवल विभिन्न पेड़ों के योगदान से नहीं बनता, बल्कि इसमें कुछ अपनापन भी होता है जिसे पहचानने की आवश्यकता होती है। एक अर्थव्यवस्था भी विभिन्न स्वतंत्र आर्थिक इकाइयों का समूह मात्र नहीं होती है। पुराने उद्योग नष्ट होते रहते हैं और नए स्थापित होते रहते हैं और अर्थव्यवस्था निरंतर गतिमान रहती है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान का अपना पृथक महत्व भी होता है। समग्र में जो समरूपता होती है उसके अध्ययन में विशेष लाभ प्राप्त होता है। जैसे उपभोग फलन में देश की आय व उपभोग के संबंध का ज्ञान प्राप्त करके संपूर्ण उपभोग की प्रभावित करने वाली नीतियाँ अपनाई जाती हैं। वैसे भी समग्र राशि की अपनी विशेषता होती है। जैसे समस्त उत्पादन का अनुमान लगाते समय हमें विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य मुद्रा में आंकना पड़ता है और फिर उसका जोड़ लगाना होता है। हम उपभोग की वस्तुओं व पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य को जोड़ देते हैं। व्यक्तिगत कीमतों में कुछ कीमतें बढ़ती हैं, कुछ घटती हैं और कुछ यथास्थिर रहती हैं, लेकिन यह ज्ञान भी सार्थक व आवश्यक होता है और औसत रूप से मूल्यों में कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है, यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसमें सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं भी हैं।
मुख्य रूप से समष्टि अर्थशास्त्र में को जोड़कर परिणाम निकालने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। उदाहरण के लिए विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य आंककर उनकी सहायता से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन होता है। सामान्य मूल्य स्तर का पता लगाने के लिए थोक मूल्य सूचकांक बनाए जाते हैं, जिनमें भार निर्धारण, वस्तुओं के चुनाव व कीमत संग्रह को लेकर अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बिंदुओं व कई चरणों पर औसत निकाली जानी पड़ती है। दूसरा जो प्रमुख इसकी सीमा है वो है कि भ्रमात्मक परिणाम निकाले जाने का भी भय होता है। सांख्यिकी विधियों से पूर्णतः परिचित न होने से कभी कभी कुछ व्यक्ति समग्र को देखकर गलत परिणाम भी निकाल देते हैं। मान लीजिए कृषि पदार्थों के भाव घट गए हैं और औद्योगिक पदार्थों के भाव बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य कीमत स्तर को लगभग स्थिर देखकर इन दोनों आर्थिक क्षेत्रों में परस्पर विरोध या विपरीत दशाओं का ज्ञान नहीं हो सकेगा। हो सकता है कि एक का प्रभाव दूसरे के प्रभाव को मिटा दे। अतः ऐसी स्थिति में निष्कर्षों का सही अर्थ लगाना होता है। इसके लिए विशेष दक्षता व विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। अन्य यदि हम इसकी कमी की बात करें, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमा की बात करें, तो वह विशाल इकाइयों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने में कठिनाई आती है। किसी भी अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़ी इकाइयां जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय बचत व राष्ट्रीय विनियोग, आर्थिक विकास की वार्षिक दर, सामान्य मूल्य स्तर आदि के को लक्ष्यों के अनुसार बदल सकना काफ़ी कठिन होता है। भारत में जैसे देश में तो कई प्रकार के प्राकृतिक व भौतिक तत्व भी पाए जाते हैं जो लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति नहीं होने देते। फिर भी प्रभावपूर्ण आर्थिक नीतियाँ अपनाकर इन आर्थिक चल राशियों को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे समष्टिगत विरोधाभासों के बारे में। ऐसे उदाहरण प्राय मिलते हैं कि जो बात व्यक्तिगत या अंश के लिए सत्य होती है वो कुल के लिए सत्य नहीं हो सकती। इन्हें ही हम समष्टिगत विरोधाभास कहते हैं या जोड़ संबंधी भ्रम कहकर भी पुकारा जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति, प्रमुख उदाहरण इसका है कि एक व्यक्ति बचत करता है। बचत करना डेफिनेटली हम जानते हैं कि इसको हम अच्छा मानते हैं। व्यक्ति को बचत करनी चाहिए, मुश्किल समय में काम आती है, यही कहते सुनते हुए हम बचपन से बड़े हुए हैं। लेकिन यदि सभी लोग बचत करने लगेंगे तो इसका प्रभाव कैसे होगा? एक व्यक्ति बचत करता है, उसके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद है, लेकिन समस्त राष्ट्र यदि अधिक मात्रा में बचत करता है तो वह उपभोग को घटा देगा, क्योंकि बचत किस में से कर रहा है? वो आय में से कर रहा है। जो आय है उसी के अनुरूप तो वह बचत करेगा। अगर बचत अधिक कर रहा है तो इसका मतलब वो खर्चा कम कर रहा है। खर्चा कम कर रहा है तो इसका मतलब समग्र उपभोग कम हो रहा है, और यदि उपभोग कम होगा, समस्त राष्ट्र में उपभोग कम होगा, तो राष्ट्रीय आय निश्चित रूप से कम हो जाएगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति विशेष के लिए उचित होता है वह समस्त राष्ट्र के लिए अनुचित हो जाता है। एक व्यक्ति बैंक से अपनी जमा राशि निकालने के लिए जाए तो कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि बैंक अपनी संपूर्ण जमाओं का केवल कुछ अंशी लिक्विडिटी यानी कि तरल रूप या पैसे के रूप में रखता है। ऑल्दो वो पैसा हमारा है, बैंक सारा पैसा देने के लिए बाध्य है हमें, लेकिन वो अमूल चूल उससे चलता है, व्यवहार से चलता है। तो एक समय पर उस समस्त देनदारियों का केवल कुछ प्रतिशत ही तरल रूप में, रुपयों के रूप में बैंक के पास होता है। एक व्यक्ति यदि अपने पैसा निकालने जाता है तो वह निकाल सकता है, लेकिन मान लीजिए सभी लोग चले जाएं अपना पैसा निकालने तो बैंक का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि सभी पैसा कैश रूप में, तरल रूप में बैंकों के पास नहीं होता। कुछ अन्य यदि हम विरोधाभासों की बात करें, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति एक समय पे सिनेमा घर एंजॉय कर सकते हैं, पर यदि सभी जाना चाहें तो वह संभव नहीं होगा। कुछ और विरोधाभास हैं जो प्रमुख रूप से सैमुअल्सन व नॉर्डहाउस ने दिए हैं। उनकी चर्चा यदि हम करें तो यदि सभी कृषक कठिन परिश्रम करते हैं और प्राकृतिक कारणों से फसल अच्छी होती है तो कृषकों की कुल आमदनी घट जाती है। इस बात से आप सभी भी भली भांति परिचित होंगे कि जब भी किसी एक फसल की बम्पर पैदावार होती है तो किसानों को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उसको लेने वाला कोई नहीं होता, और पूर्ति यदि अधिक होती है तो कीमत घट जाती है। कीमत घटती है तो उनका लाभ स्तर कम हो जाता है।
दूसरा, यदि एक व्यक्ति काफ़ी मुद्रा प्राप्त कर लेता है तो उसकी स्थिति बेहतर हो जाती है, लेकिन सभी व्यक्ति अधिक मुद्रा प्राप्त करते हैं तो समाज की हालत खराब हो जाएगी। मुद्रास्फीति की वजह से मुख्य रूप से यदि एक विशेष उद्योग के माल पर ऊंचा प्रशुल्क लगाया जाता है उसके उत्पादकों को लाभ हो जाएगा, लेकिन सभी उद्योगों के माल पर ऊंचे प्रशुल्क लग जाते हैं तो अधिकांश उत्पादक व उपभोक्ता घाटे में रहेंगे। जब अध्यापक एक वक्र पर छात्रों को ग्रेड देता है तो ग्रेडों का खेल एक शून्य जोड़ वाला बन जाता है। किसी को ऊंचा ग्रेड और किसी को नीचा ग्रेड मिलने से परस्पर कैंसिल हो जाता है, लेकिन सभी छात्र अच्छा कर देते हैं तो औसत ग्रेड नहीं बदलता। एक व्यक्ति की तो नौकरी की तलाश में चतुराई दिखाकर अथवा कम मजदूरी पर काम करना स्वीकार करके अपने बेरोजगारी की समस्या हल कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो व्यक्ति रोजगार की तलाश में है वो अपनी कीमत यानी कि अपने मजदूरी के स्तर को कम कर देगा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा कि अब जो एम्प्लॉयर है वो ये देखेगा कि यदि मुझे कम मजदूरी पर मजदूर प्राप्त है तो मैं बाकी मजदूरों को भी कम मजदूरी दूँ, तो समग्र मजदूरी कम होगी। समग्र मजदूरी यदि कम होगी, मजदूरी क्या है? मजदूर की आय है। यदि समग्र मजदूरी कम होगी, मजदूरों की आय घटेगी तो उपभोग घटेगा, उपभोग घटेगा तो अंततः राष्ट्रीय आय घटेगी। एक उद्योग में ऊंची कीमतों से उसकी फर्में लाभान्वित हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु की कीमत के एक समान अनुपात बढ़ जाने से किसी भी फर्म को विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि लोगों की आमदनी फिक्स है। इसी प्रकार से अन्य कई विरोधाभास सैमुअल डॉस ने दिए हैं, जिनकी चर्चा हम फिर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।